नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार और मैं हूं दीपक गौड़। आज दशहरे का पर्व है, यानी अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य की जीत का दिन। आज पटना के गांधी मैदान से लेकर बिहार के कई स्थानों पर सियासी दलों के नेता रावण दहन के उत्सव में व्यस्त रहेंगे। लेकिन कई नेता कल से फिर आज यानी दशहरे वाले दिन मिलने वाली सीख को भूलकर कुछ उलझे हुए कामों में जुट जाएंगे। हालांकि बिहार की जनता को एक बार फिर आस है उस राम की जो बिहार के विकास की राह में अड़ंगा लगाने वाले रावणों का अंत करे और बिहार में विकास की बयार बहाने में सहायक सिद्ध हो। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से धर्म युद्ध होने वाला है। लोगों को चाहिए होगा कि वह अपने अहंकार को खत्म करें, सत्य का साथ दें और अधर्म पर धर्म की जीत का रास्ता प्रशस्त करें। बहरहाल जनता के बीच अभी दुविधा है कि वह किसे सत्य समझे और किसे असत्य। लोगों में धर्म अधर्म को लेकर दुविधा है, लेकिन इसे समझने के लिए किसी की बातों में न आकर अपने विवेक से काम लें। जो नेता लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ता नजर आ रहा है उसके साथ जाए। इससे पहले अपने भीतर के लोभ, मोह और अहंकार का दहन कर दें। हालांकि जनता के बीच ऐसे कई सवाल हैं जो बवाल मचाए हुए हैं, लेकिन इनके सही जवाब जनता को मिले तो शायद उन्हें उनकी राय बनाने में मदद मिलेगी। जनता के ऐसे ही सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी और नोएडा से जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर सुरजीत सिंह जी। आप दोनों का यंग भारत न्यूज में स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर प्रमोद जी बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा बहुत रोचक इसलिए हो रहा है कि बिहार में आज दशहरे के दिन कई नेता जो हैं अलग अलग जगह रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल लोगों के मन में और पूरा आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जो दिख रहा है वो यह है कि बिहार के विकास में जो बाधा उत्पन्न करने वाले सो कॉल्ड रावण हैं या राक्षस हैं, उनका दहन कौन करने जा रहा है। क्या ये राजनेता करने जा रहे हैं या इस बार जनता को ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा? जी दीपक जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जनता के बीच छोड़ा है और हम लोगों के बीच भी, क्योंकि आजादी के बाद 47 के बाद आज 2025 है। ये जो हर पार्टी को एक मौका था कि बिहार में विकास की बात हो, विकास विकसित राज्य के रूप में बने। शुरुआती दौर में बिहार की वो स्थिति नहीं थी। अगर पूरे कालखंड को 47 से लेकर 2025 को देखिए तो सिर्फ 1970 से 80 में पॉलिटिकल टर्मोइल था, जिसमें इमरजेंसी और कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां जैसे जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी बाधा रूपी रावण बिहार के रास्ते में था, उसकी पहली जिम्मेवारी कांग्रेस के नेताओं के पास थी कि 47 से 90 तक, क्योंकि कांग्रेस का ही लगभग 2-2.5 साल का कार्यकाल सिर्फ दूसरी पार्टियों का रहा है। फिर 15 साल जिसको जंगल राज के रूप में आज की जो पार्टी एनडीए है उसको परिभाषित करती है, और वो 15 साल और फिर ये 20 साल से नीतीश जी की पूरी सरकार है। तो ये हर पार्टी को, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मौका कांग्रेस को मिला कि लगभग 50 साल 45 साल उसकी सरकार थी और उसको मौका था कि जो भी बेरोजगारी रूपी रावण हो, पलायन रूपी रावण हो, अशिक्षा रूपी रावण हो और विकास में बाधक रूपी जो रावण है उसको खत्म करे। लेकिन ये पूरा जो कालखंड है और ये जो है जंगल राज के बाद का 2005 का, अभी वर्तमान में जरूर एनडीए की सरकार है, वो इस मुद्दे को और विकास के मुद्दे को, अगर आप पीछे जाइए तो निश्चित रूप से इस खंड में दिखता है कि कुछ जो विकास की बात होती है। आज कम से कम बिहार के 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज है, 12 मेडिकल कॉलेज है, जो भी हॉस्पिटल है अगर बढ़िया है, माने स्थितियां पहले से सुधरी है। लेकिन वो जो रावण है जो हमके सभी के भीतर भी है और समाज में भी है,
वो सिंबॉलिक रावण का आज दहन जरूर गांधी मैदान में होगा या जो भी इम्पोर्टेंट शहर है उसमें करेंगे, लेकिन जो बेरोजगारी का है, पलायन का है, ये मुद्दा है कि निश्चित रूप से इस चुनाव में एक नए रूप में उभरेगा और जनता को ही सवाल ढूंढना होगा, क्योंकि जनता जब जात से, धर्म से और इन सब चीजों से ऊपर उठेगी तो सही जगह पे आएगी और वो निर्णय वही करेगी कि बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हम जनता के कंधे पर ये जिम्मेदारी तो छोड़ते हैं कि विकास जो पार्टी करे उसको लेकर के आना है, लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं वो दिग्भ्रमित नजर आती है। विकास की बात करते तो सब लोग हैं, जनता भी करती है, नेता भी करते हैं, हर वो आदमी करता है जो वहां पर रह रहा है, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो वो ये नहीं देखते हैं कि ये उम्मीदवार बहुत पढ़ा लिखा है, ये शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकता है, या फिर इसकी जो समझ है इतनी अच्छी है कि ये पलायन को रोक करके यहाँ पर रोजगार दे सकता है, या फिर उद्योग धंधे यहाँ पर लगा सकता है। सब कुछ कर सकता है उम्मीदवार, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति ये देखता है कि मेरे कास्ट का नेता है कि नहीं है। अगर मुकामा में पहुंचेंगे तो भूमिहार का बोलबाला, आप कह लीजिए अगर बेगूसराय की बात कर रहे हैं तो भूमिहारों का पूरा बोलबाला है, उसके आसपास के इलाकों में बोलबाला है। अगर वहां से आप किसी राजपूत कैंडिडेट को खड़ा कर दें, किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को खड़ा कर दें, तो उसके जीतने पर हमेशा संदेह रहता है। तो चक्कर ये है कि जनता विकास की केवल बात करती है, लेकिन जब अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की बात आती है, मताधिकार का इस्तेमाल करने की बात आती है, या फिर जहां पर उसे बहुत क्रूशियल डिसीजन लेना है, वहां पर फिर वो ना तो शिक्षा देखती है, ना ही वो रोजगार के बारे में सोचती है, ना ही वो विकास के बारे में सोचती है, ना ही जो अधोसंरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है उसके बारे में सोचती है तो केवल एक चीज के बारे में कि हमारे कास्ट का नेता आया है तो हम उसे वोट देंगे, या फिर हमारे जान पहचान का, हमारा सगा संबंधी है तो हम तो वोट उसी को देंगे, चाहे विकास हो ना हो। तो ये समझना हमें भी पड़ेगा, हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 5 साल के लिए पूरे प्रदेश की, पूरे राज्य का जो भविष्य है उसको हम एक बैलेट बॉक्स में, या आजकल तो ईवीएम की बात होती है कि एक मशीन में हम कैद कर दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने भूमिहार होने के कारण वोट किया, हमने यादव होने के कारण वोट किया, हमने राजपूत होने के कारण वोट किया, हमने ब्राह्मण होने के कारण दिया, हमने कोयरी होने के नाते वोट किया, हमने हिंदू मुस्लिम होने के नाते वोट किया। हमने ये नहीं सोचा कि हम वोट इसलिए दें कि हमारे इलाके में कोई विद्यालय बन जाए, हमारे इलाके में हॉस्पिटल बन जाए, हमारे इलाके में विकास हो, हमारे यहाँ पे सफाई हो, स्वच्छता हो, शौचालय बने, तमाम चीजें जो विकास से जुड़ी हो सकती है, हाईवे बने, अधोसंरचना मजबूत हो, अच्छी विकास की नीति बने, हम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? और इसी का फायदा जो नेता है, नेता अगर जातीय समीकरण की बात करते हैं, यहाँ पर तो सीट भी जातीय समीकरण के हिसाब से डिसाइड होती है, जातीय समीकरण के हिसाब से कोई सीट आरक्षित हो जाती है, कोई सीट पिछड़ों के लिए हो जाती है, कोई सीट अनुसूचित जनजाति के लिए हो जाती है, सब कुछ जातीय आधार पर है और कैंडिडेट भी उसी आधार पर उतारे जाते हैं। यहाँ पर तो चुनाव की बात हो रही है, लेकिन जब कैबिनेट का गठन होता है, जब मंत्रिमंडल का गठन होता है, उस वक्त भी यही कैलकुलेशन चलता है। ये नहीं सोचते हैं कि ठीक है जो जीत के आए हैं उससे जो तमाम योग्य लोग हैं उनको मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी दी जाए ताकि ये विकास की नीति को आगे बढ़ाएं, विकास को आगे लेकर के जाएं। बल्कि उस वक्त भी यही सोचा जाता है कि किस कोटे का कितना मंत्री बनाया जाए। हम ब्राह्मण कोटे से 2 लेंगे, हम क्षत्रिय कोटे से 4 लेंगे, हम पिछड़े और दलित को इतना देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, यानी मंत्रिमंडल में आरक्षण का वो चलता रहता है। तो क्या हम एक जो मैंने कैंडिडेट चयन में भी जो आपने सही कहा, चयन में एक नया शब्द है जिताऊ उम्मीदवार। माने चाहे वो बाहुबली हो, पैसे वाला हो, भ्रष्ट हो, लेकिन अगर वो जीतने लायक है, जिताऊ है, विनेबल है, तो उसी को टिकट, चाहे वो उसमें राजद भी हो, कांग्रेस भी हो, भाजपा भी हो, जदयू हो, इस सारे के मानक यही है कि मेरा ये सीट कौन जीत लाएगा, कौन जीत के आएगा, चाहे उसकी जैसी भी छवि है। एक दौर था ना बिहार में कि बाहुबलियों को, अब तो थोड़ा सा वो दौर घटा है, लेकिन उनको टिकट दिया जाता था जो जिनके खिलाफ उस इलाके में कोई नहीं। तो इसलिए सही कहा आपने कि जनता पे छोड़ना नहीं है, लेकिन
आखिर सफरर कौन है? हम भी आम आप जनता। जब छोटे खाने में देखते हैं, अगर हमको विकास नहीं दिखता है, मेरा जात दिखता है, हमारी पार्टी दिखती है, तो सफरर हम ही होंगे। लेकिन सिर्फ आपको भी याद होगा, बिहार में 1977 जब इमरजेंसी के खिलाफ एक, तो किसी तरह की न जाति और धर्म, सब लोग एक स्वर में व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ, माने जेपी का जो आंदोलन था ना, संपूर्ण क्रांति का, व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ। और वही जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सिंपैथी लहर थी, उस समय भी किसी को ना, जिसको, माने ये अक्रॉस इंडिया था, लेकिन बिहार में भी वही स्थिति थी कि वो जात पात ये सब चीज। लेकिन जैसे ही वोट में अभी की बात हो रही, अभी की राजनीति करने वाले एक नए हवा की तरह और मिजाज की तरह बदलाव की भी प्रशांत किशोर की बात आ रही है, पीके। लेकिन जी जी फाइनली जब उनका लिस्ट और पहला टेस्ट, लिटमस टेस्ट निकलेगा, जब उनकी सूची निकलेगी, तो फिर वही रहेगा, भी जाति का उसमें मेल जोल या ये दिखेगा। इसलिए ये सच है, चाहे जितनी बात हम लोग कर लें। और नीतीश जी ने तो बाद में आके सबने कहा, पहले अपर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट और दलित और मुस्लिम, ये 4 खाना था ये कांग्रेस फेज में। उसके बाद उसमें अति पिछड़ा हुआ, दलित में भी महादलित हुआ। इसको स्मार्टली आज पूरी की पूरी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में थी, तो क्या एजेंडा था? अभी उनका एजेंडा जाति है, जाति आरक्षण, और उसमें भी अति पिछड़ा, जिसको जाति की बात करने पे हम लोगों को याद है कि हम लोग तो +2 मैंने इंटर पढ़ने में अपने दोस्त का नाम नहीं पूछना चाहते थे कि भाई किस जाति का है, मैंने उस समय ऐसी फीलिंग रहती थी। लेकिन अब तो टाइटल लगा के लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं फलना यादव, मैं फलना पटेल, मैं फलना सिंह। तो ये जो जातीय गौरव करके और छोटा छोटा कि नहीं नीतीश कुमार ने ये नाम बड़ा मायने रखता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई लोग टाइटल लगाते हैं। एक वक्त था जब जेपी आंदोलन के बाद ये माना जा रहा था कि ये कुमार लगाने की जो प्रथा चालू हुई थी कि भाई हम कोई सरनेम नहीं लगाएंगे। बिहार में खास तौर से ज्यादा, और उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा था, जब सरनेम की जगह पर हम केवल कुमार लगा लेते थे, जिससे किसी को जाति का पता ना चले। हम समानता की बात करते थे। यूपी में इस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, योगी जी कहते हैं कि जातिगत रैली ना हो जाती है। हालांकि ये सब भी बहुत ज्यादा कह लें कि धरातल पर उतरती। लेकिन सुरजीत जी, बिहार में ये संविदित है कि वह विकास नहीं, वह जाति आधारित जो राजनीति है वही प्रचंड वेग में रहती है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को लीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आता है कि हमने ओबीसी समाज को पढ़ने में गलती करी, हमने उनके साथ न्याय नहीं किया। आप जदयू के साथ आइए, जदयू का जो कुर्मी और कोयरी समुदाय वाला जो समीकरण था, जिसे K2 फैक्टर बोलते थे, लवकुश फैक्टर बोलते थे, वो दरकता नजर आ रहा है। अब एक बड़ा की फैक्टर पिछले दिनों बिहार विधानसभा चुनावों में उठकर आया, वो है विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी। मुकेश सहनी कहते हैं कि जी हमारे निषाद समाज को आरक्षण दे दीजिए, मुझे अपनी तरफ जो ले जा सके वो ले जाए। कुशवाहा समाज के उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, वो अपनी अलग बात। तो सब जो बात करते हैं वो अपनी जाति, अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, पर बिहार की बात करने को कोई राजी नहीं है। सवाल हमारा जो है वो बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है, और ये लोगों को भी इस पे सवाल उठाना चाहिए कि क्या बिहार में ये जो जातिगत आधारित राजनीति है, जो जातिगत समीकरण है, क्या यही सबसे बड़ा सुरसा का मुंह खोल के रावण बन के सामने आ रहा है, जो बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक है? देखिए, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो पार्टी है, यहाँ कैंडिडेट तो छोड़िए, पार्टी भी जाति आधारित हो गई। मुकेश सहनी बात करते हैं कि मुझे 60 सीट मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि मेरा करीब 10 से 11% का वोट बैंक है, जो निषाद, मल्हा या फिर जो उपजातियां हैं, उनके बलबूते वो बोल रहे हैं। कुर्मी कोयरी, जैसा कि आपने बताया कि जो K2 वाला फैक्टर है वो जुड़ा हुआ है जेडीयू के साथ में। अब MY फैक्टर जुड़ जाता है आरजेडी के साथ में कि मुस्लिम और यादव फैक्टर हमारे साथ है। जन सुराज पार्टी आती है, बिहार बदलाव यात्रा करती है, बिहार बदलाव इजलास करती है,
लेकिन जब बात आती है समीकरण की तो वो कहते हैं कि 40% मुस्लिम मेरे साथ जुड़ जाए और 20% अगर हिंदू जुड़ जाए तो हम सत्ता की चाबी ले लेंगे। अब तेजस्वी यादव पहले से ही कह रहे हैं, हम जीतन राम मांझी की बात कर रहे तो अति पिछड़े की राजनीति कर रहे होते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे तो कुशवाहा समाज की वो राजनीति कर रहे होते हैं, और AIMIM की बात कर रहे तो वो अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रही होती है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है। बीजेपी की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये अगड़ों की राजनीति करती है, और अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो ये पिछड़ों की राजनीति, हालांकि वो ये कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते जरूर है, लेकिन उनके पिताजी रामविलास पासवान जी की बात कर ले तो उस वक्त से ही ये जो अति पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं, पासवान समुदाय की राजनीति करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाता है कि हर पार्टी ने अपना अपना वोट बैंक संभाल लिया है। आज की तारीख में लगभग 80% यादव वोट आरजेडी के पाले में जाता है। उसी तरीके से लगभग 70 से 75% जो कुर्मी कोली का वोट है वो जेडीयू के पास जाता है। और हर चुनाव में जो पार्टी है वो एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही होती है। कोई महासम्मेलन बुला रहे होते हैं, कोई मध्य प्रदेश से मोहन यादव जी को बुला करके यादव वोट में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। यानी कि सबको पता है कि किसी पार्टी का कोर वोट बैंक कौन सा है। और यहाँ पर राजनीति, जब चुनाव से पहले की राजनीति इस पर नहीं होती है कि कौन कितना विकास की बात करेगा, कौन कितने बदलाव की बात करेगा, बल्कि सबका ध्यान होता है कि कौन किस तरीके से दूसरे के वोट बैंक को तोड़ सकता है, उसके लिए किसी जाति आधारित बड़े नेता को बुला ले और किस तरीके से करें। यही दिक्कत है बिहार के। अभी तक जो कहते हैं ना कि विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, अभी तक जरूरत है लोगों को, यहाँ के नेताओं को, कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। आजादी के इतने साल के बाद भी आपको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ये अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि हमने किस तरीके से विकास के नीति को अपने राज्य में लागू किया है, बिहार में लागू किया है। देखिए, डाउट यहाँ से भी क्रिएट होता है कि अब K2 के बाद भाजपा का एक K3 वाला फॉर्मूला सामने आया था, जिसमें उन्होंने जदयू के टूटते कोयली समाज के साथ उनको बांधने के लिए बीजेपी लेके आई। प्रदेश प्रभारी किसको बनाया गया है? जो भाजपा का प्रदेश प्रभारी है वो धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। सह प्रभारी के तौर पे यूपी से केशव प्रसाद मौर्य को लाया गया है। उसके बाद एक डिप्टी और बनाया गया प्रभारी, तो वो महाराष्ट्र से CR पाटिल को लेके आया गया है। तो ये समाज की राजनीति होती रहेगी, जाति की राजनीति होती रहेगी, विकास की राजनीति आखिर करेगा कौन? आपने बिल्कुल सही कहा सुरजीत जी कि प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम के बिहार के युवाओं को नई सोच, नई ऊर्जा की बात करते थे। बोलते थे कि हम ऐसा बिहार बनाएंगे जिस बिहार में पंजाब से, यूपी से लोग काम मांगने के लिए आएंगे। क्या अब ये जिस तरह की राजनीति पर उतर आए हैं, क्या प्रशांत किशोर भी समझ गए हैं कि बिहार की कमजोर नब्ज जाति है, जाति आधारित राजनीति है? क्योंकि बार बार उनके बयान अब इसी तरह से आ रहे हैं। वो किसी एक सम्मेलन में जाते हैं, वहां कहते हैं कि दलितों के बाद सबसे पिछड़ा जो समाज वहां है वो मुसलमान है, जबकि वो कहते थे मैं धर्म की राजनीति नहीं करूंगा, मैं जाति की राजनीति नहीं करूंगा। उनके विकास के एजेंडे सारे पीछे रह गए हैं और वो लेके आ गए हैं धरातल पर वही धर्म, जाति और राजनीति, उसकी राजनीति। तो ऐसे कैसे विकास होगा? विकास का एजेंडा, जैसा प्रमोद जी पीछे हमारी बातचीत में भी हुआ कि वो एक विकास के एजेंडे के साथ आए थे, उनके एजेंडे का क्या हुआ? और बाकी दलों के विकास का भी क्या कोई एजेंडा है, या केवल जीत जाना और उसके बाद फिर राजनीति अपने अपने हिसाब से करना, यही चलेगा? देखिए, प्रशांत किशोर को हम लोग भी पीके और प्रशांत किशोर ही दुनिया जानती थी, लेकिन जब से वो राजनीति में आए तो प्रशांत किशोर पांडे हो गए। यानी जो जाति की जो सच्चाई है बिहार में वो नहीं भी बताएंगे ना, तो उनके जाति को खोज के लोग बताएंगे और उनकी हर एक्शन को, क्योंकि वो अभी सभी के निशाने पे है। ऐसा नहीं है कि वो राजद के निशाने पे नहीं है और कांग्रेस के और एनडीए के। यहाँ पे सुरजीत जी सही बता रहे थे कि अगर उपेंद्र कुशवाहा है तो उपेंद्र कुशवाहा का बेस क्या है? कुशवाहा है। चिराग पासवान का बेस क्या है? निश्चित रूप से 100% वो जो पासवान का बेस है वो है। और उनके साथ वैसे अपर कास्ट के बाहुबली नेता जिनको राजद, जदयू या भाजपा में स्थान नहीं मिलता था, उसको रामविलास अपने यहाँ स्थान देते थे और वो अपने बाहुबल और जाति के आधार पे वो इलेक्शन में चुनाव जीतते थे। आज भी स्थिति कमोबेश ये चिराग पासवान की, माने लोजपा रामविलास की स्थिति यही है।
जीतनराम मांझी निश्चित रूप से एक मगध क्षेत्र का वो अपना जो उनका वोट बैंक है मुसहर जाति का, जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं और उन्हीं के है। तो ये सारे लोग, और इसी कमी को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में लालू प्रसाद ने, जो आप बता रहे हैं ना कि दीपक जी K2 फैक्टर, कोयरी एंड कुर्मी निश्चित रूप से ये जदयू का स्ट्रॉन्ग बेस था। लालू ने कोयरी ऑपरेशन कोयरी कुशवाहा किया और कुशवाहा को ज्यादा तवज्जो दी, और इसका ऐसा प्रयोग रहा कि औरंगाबाद सीट जहां पे आज तक किसी राजपूत कैंडिडेट की हार नहीं हुई थी, उसको चित्तौड़गढ़ माना जाता है, वहां से अभय कुशवाहा राजद का जीता। और पूरा शाहबाद रेंज में मैक्सिमम जगह ये इक्वेशन इस बार भी, जो मेरी जानकारी है और कुछ राजद के लोग से, इस बार भी वो कोयरी वाला जो फैक्टर है उसको विधानसभा में भी आजमाएगा। माने जाति ऐसी सच्चाई है कि वो हर लोग माने उसी के हैं। अभी नया नया तो बीजेपी के एक सांसद हैं जो घूम घूम के क्षत्रिय एकता और राणा सांगा की बात कर रहे हैं। आप लोग एक कार्यक्रम शायद किए भी थे राजीव प्रताप रूडी का। तो ये जो क्या है, माने जबकि जनरली अपर कास्ट के लोग इस ढंग से जाति खुलेआम जातिगत राजनीति में नहीं था, माने मुखर होके लोग करते थे। ये तो ये लोजपा वाले मांझी या चिराग पासवान कहिए या उपेंद्र कुशवाहा या नागमणि, चाहे इस ढंग से जो कंप्लीटली जातिगत इक्वेशन पे, ये आप तेज प्रताप को लीजिए। तेज प्रताप के साथ जो 4-5 पार्टियां आई है, उसका नाम भी पहले किसी ने सुना था? सब किसी न किसी जाति आधारित पार्टी वाले हैं। एक आईपी गुप्ता, अब आप सोचिए जो आईआईपी आई है वो कहती है कि हम 5 समाज को आगे लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी पार्टीज हैं जो इस तरह के चल रही है। और अगर हम दूसरी बात करते हैं, चलिए ये तो जातीय समीकरण की बात हो गई, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास के मायने ऐसे निकाले जाते हैं कि फ्रीबीज बांटे जाए, ऐसे लोक लुभावने वादे किए जाते हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, कोई कहता है 200 यूनिट फ्री कर देंगे, कोई कहता है कि 10,000 महिला को देंगे, कोई कहता है हम 2,500 हर महीने देंगे महिला को, कोई कहता है कि ईबीसी को हम इतना फायदा पहुंचा देंगे, हम ये आरक्षण दे देंगे, हम वो आरक्षण दे देंगे। यानी कि सोच इस तरह से, अगर मैं कैलकुलेट करके बता पाऊं तो केवल अगर एनडीए की घोषणा की बात कर रही, क्योंकि डबल इंजन सरकार की बात होती है, तो उन्होंने जो खास करके नीतीश कुमार ने तमाम योजनाएं बनाई, तमाम फ्रीबीज देने की बात की है, तो वो करीब 72,000 करोड़ रुपए का उसमें इस्तेमाल होने वाला है, सालाना फिगर रही है। अब 72,000 करोड़ रुपए वो फिगर है जो राज्य का 70% राजस्व कवर करता है, यानी 70% राजस्व की घोषणा पहले कर चुके हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात होगी, विकास की बात होगी, वो किन पैसों से होगी? आपने तो जो चुनावी वादे हैं उसको पूरा करने में अपने पूरे प्रदेश का 70% राजस्व इस्तेमाल करने की योजना पहले से बना ली। और तमाम दल, चाहे आरजेडी की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे बीजेपी की बात कर लें, चाहे जेडीयू की बात कर लें, तो ये तमाम दल वादे बड़े बड़े करते हैं, चुनावी घोषणाएं बड़ी बड़ी वो लोग करते हैं कि भाई ये चुनावी घोषणा, हम ये फ्री दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम लाखों रोजगार दे देंगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि वो करेगा कैसे। भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं कि भाई मैं अगर इलेक्शन लड़ूं तो जितनी महिलाएं हैं हर महिला को मैं एक मर्सिडीज देने का इरादा रखता हूं। लेकिन क्या मेरा ये इरादा सफल हो पाएगा? भाई साहब, मुझे बताना होगा ना कि भाई एक महिला को अगर मैं मर्सिडीज देना चाहता हूं या उनके घर पे सामने में हेलीपैड बनाकर उनको एक हेलीकॉप्टर दे दूं मैं, तो कहां से लाऊंगा पैसा? कहां से आएगा ये पैसा? तो जनता को ये भी सोचना होगा कि विकास की जो बात कर रहे हैं, विकास के लिए जो तमाम दावे कर रहे हैं, उस दावे की हकीकत क्या है, कितनी सच्चाई है। बहुत परिपक्व होकर के हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये हवाई किले बनाने जैसी बात है? क्या हम उस हवाई बाजी जो हो रही है उस बिना पर हम किसी को वोट दे देंगे? जातीय समीकरण, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे कि इस तरीके से, जिस तरीके से लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की जरूरत है। इस तरह की बातें चुनाव आयोग कह चुका है।
लेकिन सुरजीत जी, वो एक ठीक सवाल है, ये भी ठीक है सुरजीत जी, वो ठीक है। अभी 125 यूनिट बिजली की बात आप बताए, महागठबंधन के घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली फ्री है। आप अगर 1100 रुपए, यानी हम जो दे रहे हैं या जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी उससे भी दुगना लोग करने जा रहे हैं। 2500 रुपया माई बहन योजना में झारखंड में लोगों को मिल रहा है, तो उसका लाभ यहाँ भी, माने जो वादा करो, जो मन में आए वो उस तरह की बात करो। और जनता तो लगता है कि जनता फ्रीबीज से, और सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार भी तो पिछले 4 साल या 5 साल से लोगों को कोविड के बाद मुफ्त में अनाज, राशन सब दे ही रही है ना। ये पता नहीं विकास, ये पैसा कहां से आएगा और कैसे विकास होगा। नहीं, क्योंकि प्रमोद जी, बड़ा सवाल ये भी हो रहा है कि जनता को भी अब ये सवाल समझने होंगे कि भाई उन्हें जो फ्री में मिल रहा है वो उन्हीं के लिए आगे बाधक भी बन रहा है। अगर हजारों करोड़ रुपए फ्री में ऐसे ही लोगों को बढ़ जाएंगे तो विकास के कार्य किस पैसे से होगा? क्या बिहार ऐसा प्रदेश है जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है? नहीं है शायद। वहां इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रीज के लिए इंफ्रा कैसे तैयार होगा? वो तो उसी पैसे से तैयार होगा ना जो प्रदेश का। या वो ऐसा होगा कि केंद्र सरकार वहां पैसा देती रहेगी? तो एक बीमारू राज्य बिहार को क्यों कहा जा रहा है? क्या उसका आधार एक जाति हो रहा है? जनता को भी यह समझना होगा कि उन्हें जो आज फ्री में मिल रहा है वो बहुत दूरगामी परिणामों में उन्हीं के लिए आगे अवरोधक भी पैदा कर रहा है। सरकारें, नेता अभी अपने वोट पाने के लिए, खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए स्कीमों का ऐलान कर देते हैं। जब कुछ दबाव आता है, कुछ प्रेशर आता है, तो उस प्रेशर के चलते उन्हें वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके रिलीज भी करना होता है। पर ये फ्री का चंदन कब तक घिसना लोग भी बंद कब करेंगे? फ्री में सब चीजें चाहिए होंगी तो उसके लिए आगे इसी तरह से रहेगा। जैसे मनरेगा की स्कीम को लेके बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कईयों ने अच्छा भी बताया कि गरीबों को काम मिला। चलो, वो जो एक वर्ग था जिसके पास कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, मनरेगा ने उनको उनकी रोजी रोटी के लिए कुछ धन की व्यवस्था की। दूसरा उसका पक्ष ये कहा गया कि मनरेगा ने बहुत लोगों को ऐसा कर दिया कि आप अपने घर में बैठिए, आपको 100 रुपए तो मिल ही जाएगा और आपका नाम वहां चढ़ जाएगा। वही मनरेगा जो काम, भाई स्कीम पॉलिसीज जो होती है अगर वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट की जाए तो वो विकास करती है, और अगर उनका दोहन उसको करने वाले ही कर देंगे तो वो फिर उस समाज का, उस क्षेत्र का विकास तो नहीं करती, विनाश करती है। बहुत सारा पैसा जो है वो खाई बाटी हुआ। पुराना राजीव गांधी कहा करते थे कि 100 रुपए अगर एक रुपए भेजा जाता है तो शायद 80 पैसे 90 पैसे खा लिए जाते, 10 12 15 पैसे ही आम आदमी तक पहुंचता है। तो ये बातें हो रही हैं 80 के दशक की, 80 के दशक, 90 के दशक की। 90 के दशक से आज करीबन 30 साल गुजर गए हैं। इन 30 सालों में अगर बिहार की बात करें या और दूसरे प्रदेशों की बात करें तो विकास की गति क्या है? दूसरे राज्यों को देखिए किस तरह से उनकी स्थिति है। आप गुजरात की बात कीजिए, आप पिछले कुछ समय से यूपी की भी बात कीजिए। अगर वहां फ्री में कुछ चंदन बांटा जा रहा है तो बहुत सारी चीजों पे शिकंजा भी कसा जा रहा है, कुछ फालतू के भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जा रही है। विकास की बातें हो रही है। केंद्र की सरकार डबल इंजन की सरकार कह के बहुत सारी योजनाओं पे बातें करती है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर बातें करती है, पर आम आदमी तक क्या वो पहुंच रहा है? देखा यही जा रहा है कि ये फ्री का जो रोना है, ये फ्री में जो बांटने वाला है, वो उस जरूरतमंद आदमी तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, उस तक पहुंचना चाहिए। पर ये जब एक आदत बन जाए तो वो आगे उसकी कार्य क्षमता को क्षीण करती है, उसकी कार्य की गति को रोकती है। और वो आदमी जिसे बैठे बैठे पैसे मिल रहा है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मीम चलते हैं, मेरा इलाज जो है फलाना योजना के तहत गर्भवती की इलाज हो जाता है, परिवार को ये मिल जाता है, फलाना उसके तहत बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब सब कुछ सरकारी योजनाओं के तहत, अरे ये खराब नहीं है, पर ये किन लोगों के लिए हो, सरकार को ये भी निश्चित करना होगा। अगर ये निश्चित होगा, उसके लिए आधार क्या बने? उसके लिए आर्थिक आधार होना चाहिए। इसको बना दिया गया जातिगत आधार। तो जाति, ये जो दोबारा से बात वही आ रही है, जो जाति है, क्या बिहार में सबसे बड़ी सुरसा का मुंह वही है? देखिए, इसमें दीपक जी, मैंने एक शायद रामायण की ही पंक्ति है, तुलसीदास रामचरितमानस की, कापर छोट कहत अपराधु। इस जो कोई एक दूसरे से छोटा अपराधी नहीं है। जो जितनी भी पार्टियां हैं, आपने कहा ना कि आपको अगर 100 हम देंगे तो 200 हम देंगे, तुम मेरे साथ आ जाओ।
सवाल ये है कि किसी को जनता की वो चिंता नहीं है जो अस्थायी विकास हो, माने हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम स्कूल कॉलेज या पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था बना दें जिसमें लोग पलायन न करें, पढ़ने के लिए लोग बाहर न जाए। अगर बिहार में ही अगर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए तो इसकी चर्चा, इसको लेके लोग गंभीर नहीं है। उनको अभी तो इलेक्शन है, इसलिए इसकी चर्चा भी हो रही है। 5 साल इसकी चर्चा भी लोग नहीं करेंगे। आज तो कम से कम एक थोड़ी सी भी अल्टरनेट राजनीति को थोड़ा माने हवा देने की कोशिश एक पार्टी आई है जो कर रही है, उस पर कुछ चर्चा हो रही है। लेकिन जो भी एनडीए या महागठबंधन का एजेंडा क्या है? एनडीए का एजेंडा है जंगल राज का डर दिखाया जा रहा है। नीतीश जी अपने हर भाषण के पहले लाइन में बोलते हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, हैं? और सब कुछ नहीं किया, सब हम किए। उनका कहना है कि अरे भाई ठीक है, 20 साल से आप कर रहे हैं, आपके यहाँ भी वही सब भ्रष्टाचार, अगर हम पे आप आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार का, तो आपके यहाँ भी बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्ट और चोर हैं। तो सवाल ये है कि कोई चाह कहाँ रहा है? अगर जनता उनके, जिस दिन जनता उनके सही एजेंडे में आ जाए कि नहीं, थोड़ा सच कहना होगा। जैसे आपने कहा अभी ना कि आरक्षण और रिजर्वेशन की बात, अगर जो भी सवाल सही ढंग से उठाने लगेगा, हो सकता है शुरू में उसका विरोध हो, लेकिन जनता का हित उसी में होगा। नहीं तो आज तो हर आदमी इस बात के लिए आंदोलन कर रहा है। मुकेश सहनी इस बात के लिए आंदोलित हैं कि मुझे एससी का दर्जा मिल जाए, मुझे आरक्षण का लाभ मिल जाए, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो जब ये हो जाए कि फ्री बीज भी मिल जाए हमको, रिजर्वेशन का माने मेरिट की बात खत्म हो जाए। इसलिए ये बड़ा कठिन समय है, लेकिन अब जनता और इतिहास भी बताता है, जब आप राजनेता फेल होते हैं तो जनता ही इसका जवाब ढूंढती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बिहार जैसा लैंडलॉक्ड स्टेट है, चारों तरफ से आप बंद हैं, यहाँ कोई बंदरगाह या ये समुद्र नहीं है कि जहाँ पे अन्य माने दक्षिण के राज्यों की तरह या पश्चिम के राज्यों की तरह, जो ये तो एकदम लैंडलॉक्ड स्टेट है। और जाति और गरीबी, जाति की राजनीति भी और गरीबी भी, क्योंकि अगर गरीब है तभी तो यहाँ सबसे ज्यादा माइग्रेशन है, दूसरे जगह लोग जाते हैं। तो इसके दर्द को कौन समझेगा जब जनता जी। तो ये सवाल जनता के लिए क्या छोड़ा जाए कि क्या वो आज दशहरे वाले दिन एक सवाल जनता के लिए छोड़ा जाए कि आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या वो अपने विकास के लिए किसी राम को चुनना चाहेंगे, या बिहार के विकास में बाधा बनने वाले सो कॉल्ड जो भी राक्षस है या उसे अहंकार है, जो भी इसे रावण का नाम दिया गया, क्या वो रावण जो है उसको हटाने का काम करेंगे? अब ये जनता को स्वयं अपने विवेक से तय करना होगा। अब ये विवेक उनके पास कैसे आए, वो क्या किसी से इन्फ्लुएंस हो क्या है, ये जनता को थोड़ा सा, जनता के लिए भी ये सवाल होगा कि उन्हें सोचना होगा। देखिए, उनके पास बड़ी ताकत है और जनता को जिस दिन जाग जाएगी, ये जो भी अवरोधक रावण बने हुए हैं उनको रास्ते से जरूर साफ करेगी। और आपने सच कहा कि आज विजयदशमी के दिन जनता को ही प्रण करना पड़ेगा कि जो भी रावण हैं, जो उनके विकास मार्ग में बाधक हैं, चाहे जिस रूप में भी है, जाति के रूप में है, धर्म के रूप में है, या समाज में जो भी बाधक हैं, उसको दूर करने के लिए जनता ही जवाब देगी। और जनता भगवान है, जनता सर्वोपरि है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस इलेक्शन में जनता निश्चित रूप से अपने विवेक से निर्णय लेगी और रावण का वध करेगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिहार की सियासत में उठ रहे ऐसे ही कई सवालों को लेकर एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।